स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनिटा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सेल साइकिल या सेल डिवीज़न। तो उसी टॉपिक को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। एक्चुअल में मैंने लास्ट टाइम में ए माइटोटिक डिवीज़न के बारे में आपको डिफाइन किया था, एक्सप्लेन किया था। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो माइटोटिक डिवीज़न के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो एक्सप्लेन करने से पहले कर लीजिए जल्दी से जल्दी बायोनिटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए शेयर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले बातें करते हैं माइटोटिक डिवीज़न के बारे में। तो इनिशियली हमें पता होना चाहिए कि माइटोटिक डिवीज़न होता क्या है। ये जो माइटोटिक डिवीज़न है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि माइटोटिक डिवीज़न को हम सोमेटिक डिवीज़न भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीज़न। व्हाट इज द रीजन टू से इट इज इक्वेशनल डिवीज़न? दैट मीन्स when in daughter cells equal number of chromosomes are present, when equal number of chromosomes are found in daughter cells, so it is the case of equational division या somatic division। मीन्स क्या है? जब कोशिकाओं या सेल्स के अंदर गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स की नंबर्स इक्वल होती है डॉटर सेल्स में, तो ऐसे टाइप के डिवीजन को हम क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने यहाँ पर एक आउटलाइन ड्रॉ की है जिसको मैंने यहाँ पर दिखाया है सेल साइकिल की फॉर्म में। एक्चुअल में दिस सेल साइकिल, यहाँ पर आप दो फेज यहाँ पर देख रहे हैं। एक तो हम फेज कहते हैं इंटरफेज और एक हम कहते हैं सेल डिवीजन फेज या एम फेज। इसको हमने क्या नाम दिया? एम फेज। इसको हमने क्या बोला? इट इज नोन एज इंटरफेज। ये क्या कहलाएगा? इंटरफेज कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो इन बातों को बताने से पहले मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज द रीजंस टू डिवाइड इन अ सेल। किसी सेल में डिवीजन करने का रीजन क्या है? सेल डिवाइड्स, बट व्हाट इज द रीजन टू डिवाइड इन अ सेल? टू रीजंस आर प्रेजेंट। मैंने बताया था कौन कौन से रीजंस थे। एक तो मैंने बोला था क्या? NP रेशो, और एक मैंने क्या बोला था? SVR, दैट मीन्स सरफेस वॉल्यूम रेशो। वो सब बातें आपके सामने हो चुकी थी कि सेल इनिशियली साइज में छोटी होती है, जब वो फॉलो करती है किसको? जो फॉलो करती है ग्रोथ को, तो वो छोटे साइज से एक लार्ज साइज को डिफाइन करती है। इस वाले फेज को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेज कहते हैं। एक्चुअल में दिस इंटरफेज इज बायोकेमिकली एक्टिव फेज। आई मीन टू से ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस टाइम ऑफ द सेल। सेल के इस समय पर सेल के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। इट इंक्रीजेज इन साइज, इट वेरीज इन द शेप, साइज एंड एक्टिविटीज। आई मीन टू से इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत सारा चेंज यहाँ पर होता है। तो क्या चेंजेस होते हैं, वो क्या बदलाव यहाँ पर आते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए, NP रेशो और SVR, ये दोनों रीजंस होते हैं जब किसी सेल का साइज इंक्रीज होता जाता है, तो जो सरफेस वॉल्यूम है वहाँ पर उस सरफेस की कैपेसिटी नहीं हो पाती है बाहर से सबस्ट्रेट को कैप्चर करने की, जो सेल की ग्रोथ में काम आ सके। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर SVR धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, NP रेशो भी धीरे धीरे इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं टू रीजंस आर प्रेजेंट विच मे कॉज डिवीजन इन आवर सेल। दो ऐसे रीजन्स हैं, दो ऐसे कारण हैं जो किसी भी कोशिका को डिवीजन होने के लिए मजबूर करते हैं। तो अब हम बातें करते हैं कि जो NP रेशो में चेंज आना है, SVR में चेंज आना है, जब सेल का साइज छोटे से बड़ा होना है, तो ये जो ग्रोथ टाइम है, इसी टाइम को इंटरफेज कहते हैं। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज है। इस वाले फेज में सेल के नंबर में कोई चेंज नहीं होता। कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सेल के साइज में, सेल की शेप में, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत सारा चेंज होता है। वो चेंजेस क्या है, वो बदलाव क्या है, उसी बारे में हम आपके सामने बातें करने वाले हैं। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम इंटरफेज की बातें यहाँ पर करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, इंटरफेज को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। नंबर 1 पार्ट इज G1 फेज, नंबर 2 इज S फेज एंड नंबर 3 इज G2 फेज। आप देखते हैं मैंने G1 फेज को बहुत लॉन्ग बनाया है और मैंने S फेज को नंबर 2 पर रखा है, मैंने G2 फेज को नंबर 3 पर रखा है। आई मीन टू से इस सेल साइकिल में जो इंटरफेज है, इंटरफेज का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? इंटरफेज का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? G1 फेज है, जिसको हम
इसको हम क्या नाम भी दे सकते हैं, जिसको इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट माइटोटिक फेज, इट इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट माइटोटिक फेज, इट इज सिंथेटिक फेज, इट इज नोन एज सिंथेटिक फेज, और इट इज कॉल्ड एज प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज, इसको हम क्या नाम देंगे, प्री माइटोटिक फेज बोलेंगे। ये जीवन फेज पोस्ट माइटोटिक फेज कहलाएगा, इट इज नोन एज सिंथेटिक फेज एंड इट इज कॉल्ड एज प्री माइटोटिक फेज। तो आई मीन टू से अगर हम पोस्ट माइटोटिक फेज की बातें करते हैं, इट इज अ लॉन्गेस्ट फेज। ये फेज जो होता है ये लगभग 10 to 12 आवर्स टेकन करता है, 24 घंटे में से लगभग 10 से 12 घंटे ये अकेला लेता है, तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेज। जब हम सिंथेटिक फेज की बातें करते हैं तो ये 6 to 10 आवर्स टेकन कर सकता है, 6 से 10 घंटे ले सकता है। अगर हम यहाँ पर बातें करते हैं तो 3 to 10 आवर्स ये टेकन कर सकता है। आई मीन टू से G2 फेज इज स्मॉलेस्ट फेज, G2 फेज सबसे छोटा फेज है। अगर मैं जीवन फेज की बातें करता हूँ, क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आते हैं, क्या क्या बदलाव यहाँ पर आते हैं सेल के अंदर, उन बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर हम जीवन फेज की जब बातें करेंगे तो जीवन फेज में जिसको मैंने पोस्ट माइटोटिक फेज नया नाम दे डाला है, तो इसमें क्या चेंज आना है, सेल का साइज अभी बहुत छोटा है, सेल का साइज अभी। तो मैं जीवन फेज की बात करता हूँ तो जीवन फेज में इनिशियली सेल का साइज बहुत छोटा है, लेकिन अब यहाँ पर सेल की जो ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम ग्रोथ जीवन फेज में देखने को मिल जाती है। मेटाबॉलिक रेट अभी स्टार्टिंग में हाई है, बट धीरे धीरे वो डिक्रीज होती जाती है, सेल का साइज बढ़ता जाता है। तो जो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज हैं, जो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, और जब इंक्रीज होते जाएंगे तो धीरे धीरे सेल का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रेट वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी, सरफेस वॉल्यूम रेशो भी डिक्रीज होती जाएगी। जो जितने भी टाइप के सेल ऑर्गेनेलिज है जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, तो जैसे जैसे ऑर्गेनेलिज के नंबर्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे सेल का साइज बढ़ता जाएगा और सेल की ग्रोथ डेवलप होती जाएगी। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं। डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स वो सभी यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं। और अगर हम बातें करते हैं एटीपी फॉर्मेशन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। आप जानते हैं सेल ऑर्गेनेलिज में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन वहाँ पर होता है, तो वो स्टार्टिंग यहीं पर हो जाती है, बट ज़्यादा स्टोरी आगे जाकर होगी, अभी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो अगर हम देखिए, आपने सुना होगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स है वो भी यहीं पर सिंथेसाइज होते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो एक्चुअल में एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो अम्लीय नेचर वाले होते हैं, तो वो भी यहीं पर फॉर्मेशन उनका स्टार्ट हो जाता है। जब मैं एस फेज की बातें करता हूँ, जब मैं एस फेज की बातें करता हूँ तो एस फेज में जो भी डीएनए की अमाउंट किस फेज में थी, जीवन फेज में थी। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि 10 पिकोग्राम अमाउंट इज प्रेजेंट इन जीवन फेज, तो जब व्हेन इट फॉलोज बाय एस फेज तो इट बिकम्स 20 पिकोग्राम इन अमाउंट। आई मीन टू से इट बिकम्स डबल इन अमाउंट। जैसे जैसे एस फेज को फॉलो करेगी कोई सेल तो एस फेज में डीएनए की अमाउंट डबल हो जाती है। अगर 10 पिकोग्राम है तो 20 पिकोग्राम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज। सिंथेटिक फेज के दौरान डीएनए की अमाउंट डबल हो जाती है, इट इज फॉलोड बाय रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। एक नाम सुना होगा आपने एनिमल सेल के केस में, तो सेंट्रोसोम आल्सो रेप्लिकेट्स, इट बिकम्स 2 इन नंबर्स, एट दैट टाइम दे आर कॉल्ड एज डिप्लोसोम्स। क्या कहेंगे, डिप्लोसोम्स नाम देने का काम करेंगे। अब एक नाम आपने और सुना होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन ध्यान रखेंगे क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता, कोनो चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, सेंट्रोसोम का रेप्लिकेशन हो रहा है, 2 सेंट्रोल यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाते हैं, क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, वो बेसिक इन नेचर होते हैं।
तो उनका फॉर्मेशन यहीं पर स्टार्ट होता है। किस फेज में? सिंथेटिक फेज में स्टार्ट होता है। जबकि G1 फेज में कौन से प्रोटीन बन रहे थे? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बन रहे थे। लेकिन S फेज में हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद कौन सा फेज आना है? उसके बाद आना है, अब सेल का साइज और इंक्रीज हो गया है, और बढ़ता जा रहा है। सेल इंक्रीजेज इन साइज, मास, सरफेस वॉल्यूम रेशो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। इट इज फॉलोड बाय एनपी रेशो वेरी लो या लेस। तो दैट मीन्स मेटाबॉलिक रेट ऑल्सो डिक्रीजेज। मेटाबॉलिक रेट एक्टिविटी भी डिक्रीज होती जाती है। तो अब हम बातें करते हैं किस फेज के बारे में? अब हम बातें करते हैं, लास्ट फेज हमारा क्या रहता है? G2 फेज रहता है। क्या रहता है? G2 फेज रहता है। जब मैं G2 फेज की बातें करता हूँ तो इन केस ऑफ G2 फेज को मैंने क्या नाम दिया था? इसको मैंने क्या नाम दिया था? प्री माइटोटिक फेज। प्री माइटोटिक फेज इसको बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, जो एटीपी फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था G1 फेज में, तो यहाँ पर एटीपी स्टोरेज होता है। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं। कैसे प्रोटीन्स बनते हैं? नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। ये शॉर्टेस्ट फेज है इंटरफेज का, शॉर्टेस्ट फेज है ऑफ इंटरफेज। और ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर सेल का साइज लार्ज हो गया है, काफी लार्ज हो गया है सेल साइज। मेटाबॉलिक रेट क्या हो गया है? मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो गई है, मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो गया है, और एनपी रेशो भी बहुत कम हो गया है। इसीलिए सेल को या एस यानी सरफेस वॉल्यूम रेशियो भी यहाँ पर बहुत डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए सेल को मजबूर होना पड़ता है, इट स्टार्ट टू डिवाइड। आई मीन टू से G2 फेज इज शॉर्टेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेज। ये सबसे छोटा फेज है इंटरफेज का सेल साइकिल। अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पुट अप करता है कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द होल सेल साइकिल इन सेल लाइफ, सेल की लाइफ में सबसे बड़ा फेज कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? दैट इज इंटरफेज। इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ होल सेल साइकिल। जो आपसे ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि वो कौन सा फेज है इंटरफेज के अंदर जो सबसे बड़ा फेज है, तो आप क्या आंसराइज करेंगे? G1 फेज आंसराइज करेंगे। तो इससे आगे हम बढ़ेंगे तो माइटोटिक फेज हमारा आएगा। तो आज के लिए जो हमने बताया आपसे वो सब तीनों बातें मैंने आपको डिफाइन कर दी, एक्सप्लेन कर दी है। तो स्टूडेंट्स, आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे, मेरी वीडियोज़ को अच्छे से देखेंगे, और बायोलॉजी क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उसको शेयर। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ में, नई वीडियो में, नई क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड धन्यवाद।